हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। ठीक है। तो जो 1994 में जो पंचायती राज एक्ट आया उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। ओके, होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि जो पंचायती राज है, जैसे कि आपको पता होगा, अभी हरियाणा में क्या है, हरियाणा में ना शैक्षणिक योग्यता है, मतलब उसको जो है कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, है ना। कि पुरुष है तो उसकी इतनी है, महिला है तो उसकी इतनी है, जनरल कैटेगरी SC ST, ST तो चलो नहीं है, तो उसको है ना डिमांड करते हैं कि इसको इतनी होनी चाहिए, इसके पास इतनी होनी चाहिए। तो ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाने वाला ये जो हरियाणा है, ये भारत का ऐसा करने वाला जो है वो दूसरा राज्य बना था कि जिसने पंचायत के इलेक्शन में, पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की जो है वो क्या कर दी थी, एक डिमांड रख दी थी, कर दिया था कि आपके पास इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। ओके, ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य था ये। दूसरा राज्य, दूसरा राज्य कौन था जी? हरियाणा था। और अगर मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट की, कि फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था जी आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता जो है वो लागू की गई, और उसके बाद फिर कौन करता है जी? उसके बाद कर देता है हरियाणा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए क्या रहेगी, फीमेल के लिए क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी की अगर मेल की बात करता हूँ, पुरुष की बात अगर मैं करता हूँ, तो वो क्या है, वो 10वीं पास होना चाहिए। और अगर मैं फीमेल महिला की बात अगर मैं करूँगा यहाँ पे, तो जो महिला है वो कितनी होनी चाहिए जी? वो 8वीं पास होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की बात है, मेल की और फीमेल की, पंचायती चुनाव के लिए। ओके, पंचायती चुनाव के लिए ये कंडीशन रख दी हैं कि आपको जो है वो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ SC कैटेगरी में, जो मेल है उसकी होनी चाहिए 8वीं, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए? 5वीं पास। ये पास होना चाहिए। ओके, तो आपको ये शैक्षणिक योग्यता जो है वो याद रखनी है। ओके, उसके बाद फिर जो है वो सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। सरपंच के चुनाव में भी कुछ क्राइटेरिया रख दिए उन्होंने, जैसे एज ही रख दी कि एज जो है वो 21 वर्ष के आप कम से कम होने चाहिए, कम से कम 21 वर्ष की है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे कि आप MLA, है ना, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें आप चूज़ करते हो अपने MLA को, उसमें कितनी होनी चाहिए जी? उसमें होनी चाहिए 25। ओके, और सरपंच के लिए कितनी? 21। और वोट के लिए कितनी होनी चाहिए? 18। ग्राम सभा के लिए भी कितनी होनी चाहिए उसका सदस्य बनने के लिए? 18। अच्छा, एक ये जरूरी कर दिया था इन्होंने कि घर में जो है वो शौचालय होना चाहिए, वो तभी जो है वो सरपंच का जो चुनाव है वो लड़ सकता है। एक उसके पास कोई भी ऋण जो है वो नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति है वो तभी चुनाव लड़ेगा सरपंच का यदि उसके पास कोई भी सोसाइटी में ऋण नहीं है। बिल बकाया होना चाहिए, उसका जो बिल है वो बकाया होना चाहिए, मतलब कि कोई भी पेंडिंग बिल जो है नहीं होना चाहिए उसका बिजली का। और एक और रख दी थी कि 10 साल की जो सज़ा है वो उसको, अगर कोर्ट ने उसकी सुना रखी है 10 साल की सज़ा, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 10 साल की सज़ा जो है नहीं होनी चाहिए उसके पास। तो ये क्राइटेरिया रख दिया सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो सरपंच, जैसे सरपंच बन जाता है तो एक गांव में जो है गांव विकास समिति जो है वो बनाई जाती है। गांव में क्या बनती है जी? गांव विकास समिति। ये काम क्या करेगी? जो भी गांव के विकास की योजना बनेगी, जो विकास की योजना बनेगी उसमें ये समिति के सदस्य जो है वो अपनी राय देंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन बनेगा वहाँ से। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मेंबर कितने होते हैं इसमें, विकास समिति में 6 मेंबर होते हैं जी। ओके, 6 सदस्य की ये समिति होती है। तो जैसे ही विकास करेगा जो गांव है, तो उसको जाहिर सी बात है प्राइज़ भी मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइज़ की। ओके, कि सरकार ने क्या क्या अवार्ड जो है वो क्या क्या उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्राइज़ जो है वो देती है सरकार।
सबसे पहले मिलता है जी एक सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है वो जिले में मिलता है जी, मतलब जिले का एक पंचायत को क्या किया जाएगा जी, सेलेक्ट किया जाएगा। और इसके तहत कितने रुपए मिलते हैं जी, इसके तहत मिलते हैं 5 लाख रुपए। ओके, याद रखोगे आप। जो नाम से है ना, जैसे कि ये है नाम से, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ओके, चौधरी देवीलाल पुरस्कार, जो चौधरी देवीलाल पुरस्कार है वो पंचायत को मिलेगा। और ये पंचायत का जो कंपटीशन रहेगा किस में रहेगा, ये पूरे के पूरे राज्य में रहेगा। जो राज्य में एक सर्वश्रेष्ठ मिलेगी, उसका क्या कंडीशन है उसकी, तो उस सभी के ऊपर अगर वो खरी उतरेगी और जो जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा, ओके, उसको जो है चौधरी देवीलाल पुरस्कार मिलेगा। और इसमें जो राशि है वो कितनी है जी, वो इसमें राशि है जी 10 लाख रुपए। ओके, याद रखना है 10 लाख रुपए। सन्नो देवी पुरस्कार, जो सन्नो देवी पुरस्कार है, ये इसमें कंडीशन ये है कि ये सिर्फ जो है वो महिला सरपंच को ही मिलेगा। किसको मिलेगा, महिला सरपंच को मिलेगा। और इसमें जो राशि है वो कितनी है जी, वो है 1 लाख रुपए। उसके बाद आता है जी कि खुले में शौच मुक्त जो गांव है उनको मिलता है जी 5 लाख रुपए का इनाम। उनको क्या मिलता है, 5 लाख रुपए का इनाम। अब तो लगभग लगभग मोस्टली जो गांव है वो खुले में शौच मुक्त जो है वो हो चुके हैं। ओके तो ये थे जी हमारे कुछ बेसिक सी बातें जो ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये जो हरियाणा जो है वो एक पंजाब के साथ मिला हुआ था, ओके, एक ही स्टेट था। उस समय जो है ग्राम पंचायत का जो नियम था उसको बोला जाता था संयुक्त पंजाब अधिनियम 1952। उसमें जो है वो 2 एक्ट थे। कितने एक्ट थे, 2 थे। पहला था पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट और दूसरा था पंजाब पंचायती राज एक्ट। ये 2 आप याद रखोगे जी। और उससे पहले हरियाणा को क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था पैप्सू। क्या बोला जाता, पैप्सू। इसकी राजधानी क्या थी जी, शिमला। ओके, इसकी पैप्सू की राजधानी क्या थी, शिमला। तो उस समय जो है इस पूरे का पूरे इसमें हरियाणा पंजाब में क्या चलता था, संयुक्त पंजाब अधिनियम 1952 चलता था। और वहाँ 2 एक्ट थे, एक तो था जी पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट और एक था पंजाब पंचायती राज एक्ट। कि इन्हीं के हिसाब से जो है वो चलता था। और उस समय का जो कार्यकाल था, पंचायत का कार्यकाल था, वो कितना था जी, 3 साल था। ये उस समय की बात है जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, 1963 में जो पंचायत का कार्यकाल है पंचायत का, वो कितना कर दिया जाता है जी, 5 साल कर दिया जाता है 1963 में। उसके बाद फिर क्या होता है, 1991 में 1991 में चौधरी भजन लाल जी ये हरियाणा के जो है वो क्या होते हैं, सीएम बनते हैं। और जब ये सीएम बनते हैं तब ये 3 वर्ष के कार्यकाल की क्या करते हैं जी, सिफारिश करते हैं। ये बात आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 1991 में जो पंचायती राज है इसके जो कार्यकाल की जो सीमा है उसकी सिफारिश 3 साल की थी। और सीएम कौन थे जी, भजन लाल थे। ओके शुरू में आपको पता हो, जब हम बात कर रहे हैं कि 1952 की या हरियाणा बनने से पहले की, उस समय पहले क्या होता था कि जो पंच है ना सिर्फ उन्हीं का ही चुनाव होता था प्रत्यक्ष रूप से। जो सरपंच रहेगा गांव का उसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। मतलब कि पंच फिर उसका क्या करते थे जी, चुनाव करते थे। जैसे कि आज क्या होता है, राष्ट्रपति का जो है वो क्या होता है, चुनाव होता है आज के समय में राष्ट्रपति का। तो पहले कौन क्या करते थे, जो सरपंच का चुनाव है वो भी क्या था, अप्रत्यक्ष था। तो उसके बाद क्या है, 1978 में
जो सीएम थे वो थे जी देवीलाल जी। उन्होंने सरपंच का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष रूप से कराने का काम किया है कि अब जो सरपंच को चुनेगी वो कौन चुनेगी जी, जनता ही अपने सरपंच को डायरेक्टली चुनेगी। उसके बाद फिर आ जाता है जी बात 73वां संविधान संशोधन, जिसको आप किस नाम से जानते हो जी, रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद क्या होता है, जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो मिल जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1992 में आता है जी। 1992 में जो है जो पार्लियामेंट है हमारी, वो इसको क्या कर देती है जी, पास कर देती है। अभी लागू नहीं होता ये। अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, और उसी की वजह से ही 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और हरियाणा में ये हुआ था जी 22 अप्रैल 1994 को। देश में 93 में हुआ और हरियाणा में फिर 22 अप्रैल 1994 में लागू हो जाता है। और जब पूरे भारत में लागू होता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है 1993 में, उस समय के पीएम थे जी पीवी नरसिम्हा राव। और 1994 में जब हरियाणा में लागू होता है, हरियाणा के सीएम थे जी चौधरी भजन लाल। ओके, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद जो पंचायती चुनाव है, पहले वो बैलेट पेपर से होते थे, फिर ईवीएम का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका यूज़ जो है वो होने लगा। और पंचायती चुनाव में ईवीएम का उपयोग करने वाला जो हरियाणा है वो भारत का क्या बना था, पहला राज्य बना था, फर्स्ट स्टेट था जिसने ईवीएम का यूज़ किया था पंचायती इलेक्शन में। ओके, अब जो पंचायत है उसके अधिकारी भी होते हैं, कार्यकारी अधिकारी जिसको हम बोलते हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो ग्राम पंचायत है या फिर ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनके कार्यकारी अधिकारी जो है वो कौन होते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत के कार्यकारी अधिकारी होते हैं जी ग्राम सचिव, पंचायत सेक्रेटरी जिसको आप बोलते हो। और अगर मैं बात कर लेता हूँ ब्लॉक समिति की, पंचायत समिति की, तो वहाँ पे कौन होता है जी, बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ओके, आप ये याद रखोगे। और जिला परिषद की बात करता हूँ तो सीईओ होता है, या फिर आप उसको जिला प्रमुख बोलते हो। और सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कार्यकारी अधिकारी होते हैं जी। कौन होते हैं ये, कार्यकारी अधिकारी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि काम की जिम्मेवारी किसकी रहेगी, काम की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ ब्लॉक लेवल पे, ओके, ब्लॉक लेवल पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बीडीपीओ अभी हमने पढ़ा है कार्यकारी अधिकारी है, उसकी ही काम की जिम्मेदारी रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसकी रहेगी, डीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, इसकी जो है वो जिम्मेदारी रहने वाली है। ब्लॉक पे रहेगी बीडीपीओ की, और डिस्ट्रिक्ट पे क्या रहेगी, बी की जगह डी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डीडीपीओ। ओके, आप इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखोगे। तो ये था जी पंचायती राज अधिनियम के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था ये। ओके, मैं इसको इंट्रोडक्शन ही बोल लूँगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो है वो धाराएं पढ़ेंगे। ओके, सभी के बारे में जो चैप्टर हैं वो 22 चैप्टर हैं हमारे, तो उन सभी चैप्टर के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। किसमें कहाँ से कहाँ तक जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में है, कहाँ से कहाँ तक जो है वो पंचायत समिति के बारे में है, और किस चैप्टर में और किस चैप्टर से किस चैप्टर तक जो है वो जिला परिषद के बारे में है। बड़े आसान तरीके से सॉल्व करके बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।